हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग स्टेट एग्जीक्यूटिव या कहें स्टेट की जो कार्यपालिका है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि स्टेट के अंदर हम लोगों ने चार चीज़ें देखी थी कार्यपालिका में। एक गवर्नर देखा था, दूसरा सीएम, तीसरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो स्टेट का होता है, और चौथा एडवोकेट जनरल जिसमें गवर्नर से रिलेटेड हमने जितनी भी चीज़ें थी, चाहे उसकी नियुक्ति कैसे होती है, उसके क्या क्या राइट्स हैं, उससे रिलेटेड जो जो भी आर्टिकल्स पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, हमने उन सबको एक ही वीडियो में कवर कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग जो तीन बचे हुए हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव में, एक सीएम, एक उनकी मंत्रिपरिषद और तीसरा एडवोकेट जनरल, इनके बारे में देखेंगे। और कुछ और इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि इसमें समितियां कौन कौन सी होती हैं, जैसे हम लोगों ने सेंट्रल में पढ़ी थी जो जो समितियां, वो यहाँ पे भी आती हैं। और उसके साथ में स्टेट के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनको भी इसके अंतर्गत, सिर्फ ये चीज़ें हम लोग नहीं देखेंगे कि इसके अंदर डेप्थ में चलेंगे, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर क्या होते हैं, राज्य मंत्री, उप मंत्री, क्योंकि ये सब हम लोगों ने सेंट्रल में पढ़ा था, वही चीज़ें यहाँ पे रिपीट होंगी। अब समितियाँ जैसे स्थायी समिति, अस्थायी समिति के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। बाकी हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव आती है कहाँ पे आएगी, आर्टिकल 152 से लेके कहाँ तक जाएगा। पहले स्टेट का देखते हैं। स्टेट कहाँ से है, आर्टिकल 152 से लेके 237 तक, ठीक है। पार्ट 7 और आर्टिकल 238 ये हटा दिया गया, तो आपके माइंड में रहना चाहिए। जैसे हम लोगों ने तीनों पढ़ा था ना, 12, 36, 152, यहाँ पे क्या है, स्टेट के डिफिनीशन आपको मिलते हैं। इसलिए स्टेट के डिफिनीशन यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है, डीपीएसपी। इसके पहले क्या है, फंडामेंटल राइट। 152 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, 237 तक। यहाँ पे क्या होगा, ये स्टेट आएगा। अब इसके अंतर्गत हम लोगों ने गवर्नर को देखा था। गवर्नर 152 से हम लोगों ने देखा, 152 में वहाँ पे देखा कि स्टेट की डिफिनीशन है। 153 में हर एक स्टेट के लिए, या कहें एक या एक से अधिक स्टेट के लिए एक गवर्नर होगा, जो कि हमने देखा था 7th अमेंडमेंट के द्वारा ये चीज़ें लाई गई थी, ठीक है। अब उसके बाद अगर देखें 152 से लेके 161 तक हम लोगों ने गवर्नर को देखा। 162 में देखते हैं कि उसकी कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहाँ तक है, ठीक है। इतना समझ में आया, यानी कि राज्य की शक्ति का विस्तार कहाँ तक है। 163 से हम लोग सीएम को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे -11 करना है सेंट्रल के पावर से, या सेंट्रल से रिलेटेड जो भी आर्टिकल है। अगर हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड कोई भी चीज़ देख रहे हैं, वहाँ पे क्या करना है, आपको -11 करना है, ठीक है। और गवर्नर वाले में क्या बताया था, +1 करके आप लोग 52, 53, 54, 55 इन सबको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही है, तो एक एक करके अब इसमें देखते हैं। अब अगर सीएम की नियुक्ति के बारे में देखें तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, पीएम की नियुक्ति कहाँ पे होती है, आर्टिकल 75, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी आर्टिकल 75 में पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें से -11 कर दो। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सेंट्रल का, जैसे गवर्नर करते टाइम हम लोगों ने प्रेसिडेंट को थोड़ा बहुत रिवाइज किया था, सेम वैसे हम लोग यहाँ पे करते टाइम पिछला आर्टिकल बस मैं बोलूँगा, जिससे आप लोगों की चीज़ें रिकॉल हो जाएँ, एक प्रकार से आपका रिविजन भी हो जाएगा। तो आर्टिकल 75 में हम लोगों ने पढ़ा था पीएम की नियुक्ति, और उनसे रिलेटेड जो भी मंत्री हैं जिनका सुझाव पीएम देता है, उनकी नियुक्ति कहाँ पे थी, आर्टिकल 75 में। 75 में से -11 करो, आर्टिकल 164। 100 के बाद मैंने बताया था जैसे 152 के आगे बढ़ोगे तो उतना हो गया ही, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी नियुक्ति कौन करता है, गवर्नर करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये भी देखने वाली बात है, जैसे अगर सीएम की नियुक्ति से रिलेटेड अगर कोई चीज़ देखें, जैसे मान लो जैसे भी चुनाव हुआ, ठीक है, चुनाव होके कोई भी एक बड़ी पार्टी आ गई सत्ता में, तो उन्होंने अपना कोई एक नेता चुना, वो लोग गए राज्यपाल के समक्ष गए कि बोले कि ये हमारे नेता हैं, इनको आप सीएम बना दो, ठीक है। तो वहाँ पे वो चीज़ें आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले सीएम की क्या होती है, सीएम की नियुक्ति होती है, कौन करता है, गवर्नर करते हैं। लेकिन अगर कोई भी पार्टी अगर बहुमत में ना आए, जैसे अगर यूपी का ले, यूपी में एक भाजपा की है, ठीक है, बसपा है, सपा है, ये सब पार्टियों में अगर किसी का भी नेता बहुमत से नहीं आता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, या तो लोग गठबंधन करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे राज्यपाल के पास में विवेकाधिकार शक्ति भी आ जाती है, ठीक है। तो उसकी मर्जी है को किसको बुलाए। लेकिन वहाँ पे होता ये है कि जैसे गठबंधन से कोई एक को ले गए, बोले कि ये हमारा नेता है, तो वहाँ पे भी है। लेकिन वहाँ पे गवर्नर जैसे किसी भी पार्टी को बोल सकती है कि अच्छा ये जो है सीएम है, उनको लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर बोलता है कि आपको विश्वास मत हासिल करना होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कि वहाँ पे जैसे सीएम अगर किसी को बनना है, तो
जैसे एक मूवी आप अनिल कपूर वाली देखे होंगे ना, कि वहाँ पे सीएम बना देते हैं एक दिन का। तो ऐसे होते हैं कि सीएम किसी को भी बना देते हैं। वो कौन था? वो न्यूज़पेपर वाला था, ठीक है। तो सीएम किसी को बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि 6 महीने के अंदर, जैसे लेजिस्लेचर में 2 टाइप है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 स्टेट में ही हैं। इसको जब हम लोग अगला पार्ट करेंगे जो स्टेट की विधायिका है, तो वहाँ पे बताएंगे। बस इतना जानते रहो कि एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। जैसे सेंट्रल के लेवल पे पार्लियामेंट में एक लोकसभा होता है, दूसरा राज्यसभा, सेम इसी प्रकार से लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो सीएम को 6 महीने के अंतर्गत, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली में या लेजिस्लेटिव काउंसिल में, दोनों में से किसी एक का सदस्य उसे होना मस्ट है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि लेजिस्लेटिव, अगर वो लेजिस्लेचर का सदस्य नहीं भी है, कोई भी सीएम बन सकता है। जैसे मैंने बताया कि अनिल कपूर जो एक मूवी में एक दिन का सीएम बना था, ठीक है। तो लेकिन 6 महीने के अंतर्गत उसे दोनों में से किसी एक में अपनी सदस्यता हासिल करनी पड़ेगी। बात करते हैं किसके टर्म की। टर्म में अगर देखेंगे कि जो बुक्स हैं वहाँ पे क्या लिखा रहता है? गवर्नर के प्रसाद पर्यंत, यानी कि जब तक गवर्नर रहेगा तब तक सीएम रहेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है, लेकिन सामान्यतः देखें तो इस हिसाब से उसका कार्यकाल कितना हो गया? 5 साल। जैसे आप देखते हैं कि हमारे हर एक स्टेट का या उनका 5 साल पे चुनाव होता है। तो ये तो सामान्यतः हो गया, इन जनरल हो गया, लेकिन उसको तब तक नहीं हटाया जा सकता है जब तक वो जो है बहुमत प्राप्त अगर उसको है, ठीक है। वही अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा अगर लगता है कि किसी को जो है अब इनको बहुमत नहीं प्राप्त है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाके आप हटा दो, ठीक है। तो कई बार ऐसे मामले आए थे कि इनको जो है इनका टर्म पूरा होने के पहले ही इनको हटा दिया गया। तो इसी से रिलेटेड जो एसआर बम्बई केस आप लोग पढ़ते हैं, एसआर बम्बई केस 1994 का, ठीक है। इसमें जो है एक विधिवत उनको बताया गया कब उनको हटाएंगे, क्या ग्राउंड होने चाहिए, ये सब बातें उसमें बताई गई थी। तो बस आप लोग केस याद रखिएगा। बेसिकली ये गवर्नर से रिलेटेड ही सारे मुद्दों के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया टर्म गवर्नर के प्रसाद पर्यंत, लेकिन इन जनरल 5 साल के लिए होते हैं, जैसा आप लोग देखते हैं। और ये तब तक इनको नहीं हटाया जा सकता है जब तक इनको जो है बहुमत प्राप्त है, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे पार्लियामेंट जो है 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा सकती है। जैसे मान के चलो इमरजेंसी लगी हुई है, इमरजेंसी हम लोग पार्ट 18 में करेंगे। वहाँ पे जब आएगा 3 टाइप के हम लोग इमरजेंसी पढ़ेंगे, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फिनेंशियल इमरजेंसी। तो इमरजेंसी जैसे लागू हुआ तो हमारी पार्लियामेंट को ये अधिकार है आर्टिकल 172 के तहत कि 1 साल के लिए जो है इनका सीएम का कार्यकाल बढ़ा दे, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनसे रिलेटेड क्या क्या पावर हैं हमारे सीएम की। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अभी हम लोग आगे भी देखेंगे यहाँ पे क्या होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हम लोगों ने जैसे इसके पहले देखा था 15% सीएम को लेके हो सकते हैं, ये सेंट्रल में भी है, यही स्टेट में भी है, ठीक है। अब अगर 15% हैं तो उनकी अध्यक्षता कौन करेगा? हमारे सीएम करेंगे, ठीक है। त्यागपत्र ये इनसे मांग सकते हैं, किसी भी एक मंत्री से बोल दिए कि आप अपना त्यागपत्र दो, या पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद से मांग सकते हैं कि आप त्यागपत्र दो, ठीक है। अगर यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली ये है कि कोई मंत्री, अगर एक मंत्री इस्तीफा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो स्टेट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन अगर सीएम ने अगर इस्तीफा दे दिया तो जितनी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो बर्खास्त हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे समझो कि जब नेता ही नहीं है तो मूवी में, जैसे आप मूवी वगैरह देखते हो ना, तो उसमें क्या होता था, जैसे बाहुबली का याद करो, ठीक है। तो बाहुबली में जो स्टार्टिंग को दिखाते हैं ना, जब उसको मारा जाता है जो मेन विलेन रहता है, तो बाकी की बाकी सेना अपने आप भाग के चली जाती है, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा जो है लीडर को मारने की बात की जाती है। तो ऐसे सीएम अगर नहीं रहेगा तो जो उनकी सेना है उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 167 की बात करते हैं। यहाँ पे जो है सीएम के कर्तव्य बताए गए हैं कि इसमें बेसिकली ये है कि जो गवर्नर है वो समय समय पर स्टेट के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि आपको पता होगा गवर्नर जो है संवैधानिक प्रमुख है, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि इनसे सीएम से बोलेगा कि एक काम करो, तुम बताओ कि अभी स्टेट में चल क्या रहा है, ठीक है। किसी भी मुद्दे पे वो उनसे ये जानकारी हासिल कर लेगा, और ये सीएम का कर्तव्य भी होता है कि वो गवर्नर को बताएं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड देख लेते हैं। पहला कि जो क्षेत्रीय परिषदें होती हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्षेत्रीय परिषद में हम लोग बेसिकली 5 प्रकार के पढ़ते हैं। तो उनका अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री होते हैं, होम मिनिस्टर। लेकिन उनके जो उपाध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष सीएम होते हैं, जो कि अलग अलग स्टेट के सर्कुलर में, मतलब वो 1 साल के लिए बनाए जाते हैं।
ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आपातकाल लग गया, इमरजेंसी लग गई, तो उस टाइम पे जो है मुख्य प्रबंधक का कार्य भी इन्हीं के जिम्मे आ जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, गवर्नर यहाँ पे नहीं आएंगे। कौन? यहाँ पे आएंगे सीएम। अब बात करते हैं कि अगर इसके बाद जो एडवोकेट जनरल होते हैं, एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और उसके साथ में जो इलेक्शन कमीशन है स्टेट का, तो वहाँ के जो मेंबर्स की नियुक्ति होती है या अध्यक्ष की, तो उसमें जो है गवर्नर इनसे परामर्श भी करता है। क्योंकि सीएम को आपको पता होगा कि जो गवर्नर है, जैसे वहाँ पे राष्ट्रपति हैं कि उनका बस एक चेहरा है, लेकिन वास्तविक जो कार्यपालिका शक्ति है वो पीएम में थी, वैसे यहाँ पे भी वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अंतर्गत है? सीएम के अंतर्गत। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद की। यहाँ पे अगर इनसे रिलेटेड अगर हम आर्टिकल देखें, आर्टिकल 163, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे देखा था कि एक मंत्रिपरिषद होगी, सेंट्रल में हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 74 में कि एक मंत्रिपरिषद होगी जो कि गवर्नर को समय समय पर हेल्प उनकी करेगी और उनको सलाह देगी। ठीक है, तो गवर्नर को हेल्प और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ये कहाँ पे बोला गया है? 74 में से 11 घटाओ 63, यानी कि 163 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कई बार ये क्वेश्चन बना देता है, क्या इनके सलाह की जांच की जा सकती है? तो ये जो है इनको विधिक एक प्रकार से शक्ति मिली हुई है। विधिक, जो मतलब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, इनको एक प्रकार से विधिक शक्ति मिली हुई है कि ये जो भी मतलब सलाह जो है गवर्नर को सबमिट करेंगे, उसकी जो है कोई भी कोर्ट उसकी जांच नहीं कर सकता है, किसी भी कोर्ट में उसके खिलाफ समीक्षा नहीं की जा सकती है। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? 163। अब बात करते हैं इसके बाद आर्टिकल 164 की बात करते हैं। ये भी मंत्रिपरिषद से रिलेटेड है। इसमें बेसिकली बहुत सारे पार्ट आते हैं। इसमें 3 से 4 फैक्ट ही इंपॉर्टेंट है। पहला, जैसा हम लोगों ने देखा था सेंट्रल के मामले में कि जो मंत्री सहित मंत्रिपरिषद की संख्या, जैसे पीएम सहित मंत्रिपरिषद जितने भी मंत्री रहेंगे वो कितने हैं? 15%। सेम ऐसे स्टेट में सीएम सहित जो मंत्रियों की संख्या होगी वो 15% से ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन कुछ स्टेट बहुत छोटे हैं, जैसे सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे ये बता दिया गया कि 12 से कम ना हो। अगर 12 से भी कम हो जाएंगे तो समझो कि वहाँ की मशीनरी कैसे चलेगी। ठीक है, इसलिए यहाँ का जो वो बताया गया है कि 12 से कम नहीं होगा। ये 15% वाला आया कब था? ये कई बार एग्जाम में ये अमेंडमेंट पूछा जा चुका है और अमेंडमेंट वाले लेक्चर में हम लोगों ने अच्छे से किया भी था। 91th अमेंडमेंट, जो कि कब होता है? 2003 में। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद 12 से कम नहीं हो सकते हैं, टोटल 15% होंगे। ठीक है, तो इसमें भी सीएम, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था सीएम कोई हो सकता है, ऐसे मंत्री भी कोई हो सकता है, किसी को भी मंत्री बनाया जा सकता है, बशर्ते कंडीशन ये होनी चाहिए कि 6 महीने के अंदर अंदर उसे लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल के किसी भी एक हाउस का उसको सदस्य होना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तरदायित्व के। देखो, यहाँ पे भी 2 प्रकार के उत्तरदायित्व होते हैं, एक सामूहिक होता है, एक व्यक्तिगत होता है। जैसे हम लोगों ने सेंट्रल में पढ़ा था, कई बार वो क्वेश्चन अभी शायद 1-2 साल पहले भी यूपीएससी में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था, यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में, हर एक जगह ये पसंदीदा क्वेश्चन है इसका कि ये बार बार पूछेगा कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, उसकी सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होती है, जो मंत्री होते हैं उनकी व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होती है। तो इसको याद करने का सिंपल से है, जैसे मंत्रिपरिषद है। ठीक है, अब मंत्रिपरिषद होती कहाँ पे है? बेसिकली हम लोग देखते हैं कि दोनों में, लेजिस्लेटिव असेंबली हो या लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, मंत्री वहीं से चुन के आएंगे। ठीक है, तो अब उनकी अगर व्यक्तिगत देखें तो व्यक्तिगत रूप से वो किससे जुड़े होते हैं? गवर्नर से। ठीक है, क्योंकि गवर्नर ही उनको शपथ दिलवाता है। ठीक है, तो गवर्नर उनको शपथ दिलवाया, उनसे वो जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो गई? व्यक्तिगत, यानी कि व्यक्ति के प्रति, ऐसे याद रखो। तो व्यक्ति तो कोई एक ही होगा, तो उनके प्रति क्या होगा? व्यक्तिगत। अगर इनकी अकाउंटेबिलिटी देखें तो गवर्नर के प्रति होगी। वहाँ पे किसके प्रति? प्रेसिडेंट के प्रति। अगर हम इनकी सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करें तो जैसे वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था लोकसभा के प्रति, वैसे यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है उसके प्रति इनकी सामूहिक उत्तरदायित्व होती है। ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं दी हुई है तब क्या? जैसे हम लोगों ने वहाँ पे क्या मारा था? पार्लियामेंट, यानी कि संसद। सेम ऐसे यहाँ पे भी लेजिस्लेचर मारेंगे अगर लेजिस्लेटिव असेंबली आपके ऑप्शन में नहीं है तो। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि दल बदल से रिलेटेड कि क्या इसमें वो रूल्स हैं। इसमें भी सेम है, बस इसका आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है पीसीएस वगैरह में कि आर्टिकल 164 किससे रिलेटेड है, या जो राज्य में दल बदल से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है। तो 164 का जो बी वाला है वो रिलेटेड है किससे? दल बदल से।
अब दल बदल आया किससे था, ये भी 52वां, जैसे 52 से हम लोगों ने बानर से किया था ना, कभी इधर भग रहा है कभी उधर भग रहा है, ठीक है। तो 52 कब, 1985 में, ठीक है। अगर हम देखें कि लेकिन इसमें एक कंडीशन ये भी होती है कि अगर 2/3 मेंबर एक साथ अगर छोड़ देते हैं तो वो जो है लीगल होता है, यानी कि तब वहाँ पे दल बदल लागू नहीं होता है। और इससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल था, 10 दल, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें हम लोगों ने देख लिया सीएम के साथ मंत्रिपरिषद। अब तीसरा जो इसमें आते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव में, वो आते हैं एडवोकेट जनरल। जैसे हम लोगों ने देखा था सेंट्रल के मामले में अटॉर्नी जनरल को देखा था, अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा था, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था 76 में से 11 घटाओ कितना हुआ, ये हो गया 65। अब 100 के आगे होगा, यानी कि 165 आर्टिकल किससे रिलेटेड है, एडवोकेट जनरल से, ठीक है। एडवोकेट जनरल जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, महाधिवक्ता, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, गवर्नर करते हैं। एक गवर्नर के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, कभी भी गवर्नर इनको हटा सकता है। इनकी एलिजिबिलिटी जो होती है, जैसे हम लोगों ने अटॉर्नी जनरल की एलिजिबिलिटी देखी थी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, वैसे स्टेट के मामले में इनकी एलिजिबिलिटी जो स्टेट का हाई कोर्ट है उसके जज के बराबर होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 177 की। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने देखा था, वहाँ पे अटॉर्नी जनरल जो है सदन के किसी भी भाग में, किसी भी समिति में, या कहीं जो ज्वाइंट सीटिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। सेम उसी प्रकार से अगर हम लोगों ने वो आर्टिकल देखा था 88 में देखा था, उसमें से -11 कर दो, हो गया 77, 100 के आगे यानी कि 177 में सेम प्रोविज़न है किसके बारे में, एडवोकेट जनरल के बारे में। यानी कि एडवोकेट जनरल चाहे ज्वाइंट सीटिंग हो या सदन, किसी भी सदन में, लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके साथ में या फिर किसी समिति में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन वहाँ पे क्या नहीं कर सकता है, वोट के राइट इसको नहीं है, ठीक है। मतलब वो किसी भी समिति में, सदन के किसी भाग में या ज्वाइंट सीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा, वहाँ पे बोल सकता है, ठीक है, बहस कर सकता है, लेकिन वो जो है वोट नहीं कर सकता है। तो ये तो हो गया कि हम लोगों ने देखा कि स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर सीएम, मंत्रिपरिषद, उसके साथ में एडवोकेट जनरल। अब यहाँ पे जो इसके बाद आता है, जैसे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंतर्गत, जैसे हम लोगों ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वहाँ पे 3 पढ़ा था, एक कैबिनेट पढ़ा था, उसके बाद में यहाँ पे जैसे कैबिनेट मिनिस्टर पढ़ेंगे, राज्य मंत्री पढ़ेंगे, उप मंत्री पढ़ेंगे। सेम यही चीज़ हम लोगों ने सेंट्रल में देखा था। तो यहाँ पे हम लोग इसको इलेबरेट नहीं करेंगे, बस इसको जानते रहो, वहाँ से आप लोग जो है प्रीवियस से उसको कर लीजिएगा। कैबिनेट मिनिस्टर, इनके पास में स्वतंत्र प्रभार होते हैं, इन लोगों के पास में स्वतंत्र प्रभार नहीं होते हैं, इसी के अंतर्गत कार्य करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई आकार निश्चित नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सीएम समय समय पे अपने अनुसार वो बनाता रहता है। लेकिन 91th अमेंडमेंट हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे 15% इसका जो है वो लगा दिया गया, तो वो वहाँ पे। अब बात करते हैं, डायरेक्ट वहाँ पूछेगा मूल कॉन्स्टिट्यूशन में था क्या इसका आकार का, तो नहीं था। अब बात करते हैं कि इसकी समिति 2 प्रकार से होती है, एक स्टैंडिंग कमेटी, दूसरी एडहॉक कमेटी। हम लोगों ने सेंट्रल में जैसे किया था सेम यहाँ पे भी है, इससे रिलेटेड कोई वैसे फैक्ट नहीं बनेगा तो उसको छोड़ ही देते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं कि एक उप मुख्यमंत्री की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये जो है बेसिकली उप मुख्यमंत्री का कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं है। ये बेसिकली जो भी प्रेरित होता है, ये जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है उसके बिहाफ पे उसको बनाया जाता है। जैसे जब अगर देखा जाता है कहीं पे किसी भी स्टेट में 2-3 लीडर एकदम बराबर हैं कि अगर उनको नहीं बनाया गया तो हमारे इस सेक्शन का वोट चला जाएगा, तो इसलिए जो है वहाँ पे उप मुख्यमंत्री का पद जो है एक प्रकार से लॉलीपॉप की तरह है कि जिससे अगर जैसे हमारे यहाँ आप लोगों को पता ही होगा कि जो बेसिकली जो वोट का कॉन्सेप्ट है वो या तो कास्टिज्म पे है या तो रिलीजन पे है, ठीक है। तो जो हमारे पॉलिटिकल वो रहते हैं वो उनको वही लॉलीपॉप देते हैं कि ठीक है 2 उप मुख्यमंत्री भी बना देते हैं, तो उससे क्या करेंगे, इस कास्ट या इस रिलीजन को भी अपने उसमें ले लेते हैं, बाकी उनको भी ले लेते हैं। इसीलिए हर एक स्टेट में देखते होंगे कि 1 से 2 जो है उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। ये तो हो गया कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए। लेकिन दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर उसका थोड़ा और एंगल अगर सोचेंगे कि जैसे यूपी है, इतना बड़ा स्टेट है, तो वहाँ पर मशीनरी अच्छे से कार्य कर सके, तो इसके लिए भी। लेकिन जो उसका बेसिकली वो मोटो है वो है पॉलिटिकल इंटरेस्ट ही।
ठीक है। तो आज हम लोगों ने कर लिया कि स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में पूरा। अब इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आएगा कि स्टेट का जो लेजिस्लेचर है, यानी कि जो विधायिका है, उसके बारे में हम लोग अच्छे से करेंगे। फिर अगला वीडियो स्टेट हाई कोर्ट के बारे में होगा, तो हम लोग हाई कोर्ट भी वहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी कि 20 तारीख के पहले पहले आपका पॉलिटी का सेक्शन कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद हम लोग चाहे ज्योग्राफी या हिस्ट्री का जैसे कि 10 लेक्चर हो भी चुके हैं, 1885 तक शायद हम लोगों ने कंप्लीट किया था, या उसके बाद कोई आया होगा तो आया होगा। तो हम लोग इसके बाद अपना हिस्ट्री का सेक्शन या ज्योग्राफी का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि जैन तक जो है ये सब कंप्लीट हो जाए, जो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। जो इकॉनमी का सेक्शन है वो हम लोग फरवरी में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फरवरी में बजट आ जाएगा और इकॉनमिक सर्वे, तो वहाँ पे करंट से अपडेट करके आपको वेल अप टू डेट सारी चीज़ें क्लियर करा दी जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल से हम लोग जो भी आएंगे एक दिन के गैप पे आएंगे, नहीं तो कंटिन्यू लेक्चर्स रहेंगे, क्योंकि 20 के पहले अपने को कंप्लीट करना है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए इतना ही।